तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसका जो आपका सेकंड वाला बुक है, बोले तो दूसरा वाला जो बुक है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बेसिकली ये वन शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर जो आपका ये जो दूसरा वाला बुक आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसमें आ सकता है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस जो हमारा ये वीडियो होगा इसके अंदर मोस्ट ऑफली क्वेश्चन जो है हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले समझिए शॉर्ट क्वेश्चंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ज्यादातर। ये देखिए, ये है आपके सामने सीबीएसई द्वारा जो आपका पॉलिटिकल साइंस का टर्म 2 का सैंपल पेपर किया गया है, वो वाला सैंपल पेपर खोल लिया मैंने आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस जो है दो दो नंबर वाले मिलेंगे आपको, जो पूछे गए हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये इतिहास रहा है सीबीएसई का। यहाँ पर अगर आपसे मैं बात करूँ ना, तो अगर आप फंसेंगे, पेपर के अंदर फंसेंगे न मीन्स कि आप क्वेश्चन करने में अटकेंगे कोई सा भी, तो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, ज्यादातर चांस है कि उसी क्वेश्चन को करने में आप अटकेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसीलिए इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए पूरी तरह से कि पूरा का पूरा जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सेकंड बुक से, ये कवर कर दूं। और ऐसा नहीं है कि खाली शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं कवर करवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं अलग से, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप हमारे जो हम पेपर की सीरीज चला रहे हैं, सैंपल पेपर की या प्रैक्टिस पेपर की कह सकते हैं, उस सीरीज को देख सकते हैं। उस सीरीज के अंदर हर वीडियो के अंदर आपको नए लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसके आंसर्स भी देखने को मिलेंगे, फर्स्ट वाली बुक से भी और सेकंड वाली बुक से भी। तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा पूरा। आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखना है तो इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड बुक के कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सेकंड बुक से जो पहला चैप्टर आपका आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 हो गया है आप नए सिलेबस के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम हो गया भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो इस चैप्टर के बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है 2 नंबर वाले में क्वेश्चन में, कि चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था, वह प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। अगर आपको आंसर पता है जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, तो आप कमेंट करके, जो लाइव ये वीडियो एक तरह से प्रीमियर हो रहा होगा एक तरह से कह सकते हैं, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, लाइव जो अभी ये वीडियो चल रहा है ना, तो इसके कमेंट बॉक्स में आप बताते चल सकते हैं, जिससे कि मैं भी देखूं कि आपकी जो तैयारी है टर्म 2 के लिए वो कितनी है तैयारी आपकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो चुनाव आयोग का गठन किया गया था जनवरी 1950 में। और पहले जो चुनाव आयुक्त थे हमारे, वो थे हमारे सुकुमार सेन जी। कई बार ये पेपर में पूछ लेता है आपसे, इंग्लिश मीडियम में ये पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन हमारे फर्स्ट जो कह सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर थे, और पहला जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो कब हमारा यहाँ पर वो गठित किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन सेट अप इन जनवरी 1950 एंड आप देख सकते हैं 50 मतलब 1950 की बात कर रहे हैं, 1950 की। और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे हमारे शिवकुमार सेन जी थे। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन हो गया पहला कंप्लीट। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये 4 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उसके अंदर कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिला, हमें दबदबा देखने को मिला। तो उसके कोई 2 कारण यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए, अगर 2 कारण पूछेगा तो जाहिर सी बात है 2 नंबर में आएगा, लेकिन ज्यादातर इसके चांस बनते हैं कि ये 4 नंबर में भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो देखिए, पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे हमारे देश में, तो उसके अंदर कांग्रेस ही एक अच्छा खासा बहुमत से जीतती आई। उसके क्या कारण थे, कांग्रेस क्यों जीती थी। तो पहला कारण था कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक थी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पुरानी पार्टियों में से एक थी। जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था ना, तब भी कांग्रेस था। ठीक है, तो एक इसको फायदा मिला कांग्रेस को इस चीज का। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त, यानी कांग्रेस के अंदर जो है कई नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में और इस तरह से बहुत मदद की थी देश के अंदर। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त की, आप ये लिख सकते हैं। अगला है चमत्कारी नेता, जैसे नेहरू जी थे, पटेल जी थे आदि। यानी कि कांग्रेस के अंदर अगर आप देखेंगे
तो कुछ ऐसे नेता थे जो चमत्कारी नेताओं की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो नेता बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे नेहरू जी ने बहुत अच्छे काम किए थे। उनकी फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें ना उस टाइम के हिसाब से, तो नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी उनकी। विदेश नीति की ना दुनिया में तारीफ होती थी उनकी, उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। पटेल जी तो आपको पता ही होगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में 565 रजवाड़े थे। इनको एक भारत अखंड भारत बनाने में अहम योगदान दिया और बहुत सारे और भी काम किए थे, इसलिए इनको लौह पुरुष भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है सो कि चमत्कारी नेता थे कांग्रेस के अंदर, इसीलिए ये 3 कारण है आपका। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जिन कारणों से जो कांग्रेस था वो प्रथम 3 आम चुनाव के अंदर एक तरह से कह सकते हैं दबदबा कांग्रेस का देखने को मिला था हमें। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये रहा कि जो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका और इस तरह से आपको आंसर देना है कि ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे 1964 से लेकर 1966 तक भारत के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो इस काल के दौरान भारत के सामने कौन सी 2 चुनौतियां आई। अब देखिए यहाँ पर ना आपके साथ जो गेम खेला है क्वेश्चन पूछने वाले ने, ये टाइम का गेम खेला, 1964 से 1966 का टाइम दे दिया। तो अगर आपको पता होगा कि इस टाइम पे क्या होगा तो आप तो इजीली लिख देंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है आप इससे आगे की बातें भी लिख दें। इसीलिए आपको किस काल में क्या हुआ ना, ये होना मतलब पता होना बहुत जरूरी है। खैर चलिए, तो देखिए इस टाइम पे कौन कौन सी 2 चुनौतियां आई, तो आपको पता होना चाहिए कि 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध देखने को मिला, नदी जल बंटवारे को लेकर के, सिंधु जो रिवर बहती है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी देश अगर युद्ध लड़ता है ना तो कहते हैं कि वो 20 से 50 साल पीछे हो जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। अगला है खाद्यान्न संकट, मानसून की असफलता से। आपको पता होगा कि इसी दौरान जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी आपके प्रधानमंत्री थे तो खाद्यान्न संकट पूरे ही भारत के अंदर आप देखेंगे तो भारत के अंदर खाने की त्राही त्राही मच गई थी। खाने की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, क्योंकि मानसून नहीं आया था उस टाइम पे, बारिश वगैरह नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि अमेरिका से हमें क्या करना पड़ रहा था, खाद्यान्न मंगवाना पड़ रहा था भारत देश के अंदर। ठीक है, एक टाइम पे अमेरिका ने अपनी कुछ शर्तें रख दी थी, लेकिन इसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का भी नारा दिया और यहीं से हमें क्या देखने को मिला था बच्चों, हरित क्रांति देखने को मिला था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे इस दौरान जो थे हमारे देश के जो है सो कि प्रधानमंत्री थे, तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, तो 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर देखने को मिला था, फूड क्राइसिस देखने को मिला था ड्यू टू फेलियर ऑफ मानसून। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इंग्लिश में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और कई बारी पेपरों में पूछा जाता है कि सिंडिकेट किन्हें कहा जाता था। ठीक है, तो सिंडिकेट कौन होते थे बच्चों, कांग्रेस पार्टी जो थी ना उन्हीं के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल तौर पर सिंडिकेट कह देते थे हम लोग। यानी जो कांग्रेस पार्टी है आपका, जैसे देखिए ये आपके सामने मैंने एक चित्र लगाया है, इसके अंदर जैसे ये आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी है, वैसे ये सभी नेता है आप। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रभावशाली नेता थे, जो ताकतवर नेता थे, ठीक है, ताकतवर नेता थे, तो इन्हीं को अनऑफिशियल तौर पर क्या कहते थे, अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक तौर पर क्या कह देते थे, सिंडिकेट कह देते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और वही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा बच्चों तो इंग्लिश में इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में किस तरह से क्वेश्चन आता है कि हु वाज कॉल्ड सिंडिकेट, ये देख सकते हैं आप। तो आंसर आपको इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं जो पावरफुल लीडर्स थे जो कांग्रेस के अंदर, उन्हीं को अनऑफिशियली हम लोग सिंडिकेट के नाम से जानते हैं बच्चों। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बारी पेपरों में आ रखा है कि ग्रैंड अलायंस से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, 1971 का जो चुनाव हो रहा था, हमारा इलेक्शन हो रहा था भारत के अंदर, उसमें गैर साम्यवादी लोग और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन बनाया, इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि 2 टाइप के लोग मिल गए आपस में, एक तो जो हमारे गैर साम्यवादी लोग थे ये मिल गए, और जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी ये दोनों मिल गई। ये दोनों ने क्या कर दिया, गठबंधन बना लिया। अब गठबंधन बनाने के बाद जो मिला हमें, यानी कि रिजल्ट जो निकला, उसी को हम लोग ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं। हालांकि इनको बाद में जाके चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया ग्रैंड अलायंस किसको कहते हैं,
जो हमारे गैर साम्यवादी लोग थे और जो गैर कांग्रेस की यानी कि विपक्षी पार्टियां थी, इन्होंने क्या किया था, गठबंधन बना लिया था। इसी को हम लोग ग्रैंड अलायंस कहते हैं। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा बच्चों, तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये इस तरह से इंग्लिश मीडियम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से आपका आंसर आपको देना है बच्चों, ठीक है, ग्रैंड अलायंस के बारे में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपरों में आता है कि आया राम गया राम किसे कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी देखे होंगे, एनसीईआरटी की बुक, तो उसके अंदर इस तरह से आपको एक कार्टून देखने को मिलेगा, आया राम और गया राम, ठीक है। आया राम गया राम क्या है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको कि हरियाणा का एक विधायक था जिसका नाम गयालाल था। उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर कई बारी पार्टी बदल ली थी, जिसके कारण उनका जो नाम था आया राम और गया राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो वही चीज है, ये एक आदमी था जो कि आपका हरियाणा का एमएलए था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से इंग्लिश में बनेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हु इज कॉल्ड आया राम एंड गया राम। तो इस तरह से आंसर देना है आपको कि हरियाणा का एक एमएलए था। कौन था, एमएलए, ठीक है। अब इसने क्या किया ना, कुछ ही घंटों के अंदर, लगभग 9 घंटों के अंदर कई बारी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से वापस फिर इसी पार्टी में, फिर इस पार्टी से किसी और पार्टी में, फिर इधर। तो यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी से कई बार इसने अपनी पार्टी बदल ली थी, इसीलिए इसको बोलने लगे आया राम और गया राम, ठीक है। इसका नाम था गया लाल, ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में आ जाता है कि इंदिरा गांधी ने सकारात्मक नारा दिया था, अर्थात गरीबी हटाओ का। तो वही ग्रैंड अलायंस जो है, इसने नारा, ग्रैंड अलायंस का नारा किसने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी जी ने ना सकारात्मक नारा दिया था, अर्थात गरीबी हटाओ का। तो वही ग्रैंड अलायंस ने क्या नारा दिया था, ठीक है। तो देखिए ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया था ना कि भाई इंदिरा को ही हटाओ, ठीक है, गरीबी उरीबी छोड़ो, इंदिरा गांधी को हटाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आपसे अगर इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और आंसर इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है कि जिस प्रीवी पर्स की समाप्ति पर इंदिरा गांधी जी चुनाव में जोर नहीं है, जोर होगा, जोर दे रही थी, इससे क्या अभिप्राय है। तो बेसिकली इसमें पूछा है आपसे कि प्रीवी पर्स जो होता है ना, ये होता क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्रीवी पर्स क्या होता है। हमारा जब देश आजाद हुआ था तो 565 रजवाड़े थे। अब इन 565 रजवाड़ों को एक भारत, अखंड भारत के अंदर तब्दील कर दिया गया, यानी कि सबको जोड़ लिया गया पटेल जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। लेकिन कोई भी राजा है भाई, उसके पास जमीन होगी, पैसा होगा, अंधा पैसा होगा, तभी तो वो राजा है ना, खजाना उजाना होगा, ये सारे चीज। तो वो क्यों भारत के अंदर क्यों शामिल होना चाहेगा। तो यहाँ पर थोड़ी लालच दिया गया था। लालच क्या दिया गया था, उनको बोला गया था कि अगर आप भारत के अंदर भारतीय संघ में शामिल हो जाते हैं ना, तो आपको क्या होगा कि आपका जो परिवार है ना, उनको सीमित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। यानी कि कुछ लिमिटेड कह सकते हैं, लिमिटेड मात्रा में इस तरह से आपको क्या रखने का अधिकार होगा, प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं, आपके परिवार वाले प्रॉपर्टी रख सकते हैं। सरकार की तरफ से आपको कुछ जो है विशेष भत्ते भी दी जाएंगे, यानी कि कुछ जो है पैसा वगैरह जो है सो कि आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो इसी चीज का विरोध कर रही थी इंदिरा गांधी जी की, ये सारी चीजें आप खत्म कर देनी चाहिए, और इस चीज का इंदिरा गांधी जी को फायदा भी मिला था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस प्रीवी पर्स क्या होता है। बेसिकली जो राजा थे रियासत के, उनके परिवारों को सीमित मात्रा में संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह रखने का अधिकार होगा। और दूसरी बात बोला गया है कि इसके अंदर जो रियासत है उसके परिवार को कुछ विशेष भत्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों 8वां क्वेश्चन कि यहाँ पर है आपके सामने, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। ये रहा आपके सामने, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था और ईवीएम शब्द का आपको पूर्ण रूप बताना है। तो पहला जो आम चुनाव हुआ था, इसमें आपका जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, ये 2 बैलों का जोड़ी था, और ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से 2 बैलों का जोड़ी आप कह सकते हैं पहले आम चुनाव में जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था। एग्जैक्टली ये नहीं था, इसी टाइप से था कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आंसर आपको इस तरह से देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन कि इन सभी प्रश्नों का आपको पूर्ण रूप लिखना है कि नहीं, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है। तो देखिए PUF का फुल फॉर्म क्या होता है,
पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट होता है, एसवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, संयुक्त विधायक दल होता है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है सीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी होता है। और डीएमके का फुल फॉर्म क्या होता है, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम होता है, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। तो इस तरह से आप इसका फुल फॉर्म जान सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ रखा है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्यों, किन्हीं दो कारणों का वर्णन है। ये 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है, रेयर चांस है कि ये क्वेश्चन 2 में आ जाए, 2 नंबर में ज्यादातर नहीं आता है, आएगा तो 4 में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कि 1960 का जो दशक था भैया, ठीक है, 1960 का दशक, इसको खतरनाक दशक भी क्यों कहा जाता है भारत के अंदर, क्योंकि इसी टाइम पे अगर आप देखें तो 1962 के अंदर हमारा भारत से और चीन का लड़ाई हो गया था, युद्ध देखने को मिला था। फिर उसके बाद तुरंत ही 65 में, यानी कि लगभग 3 साल के अंदर ही हमने फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ लिया, ठीक है। उसके बाद फिर युद्ध लड़ा तो वैसी देश की हालत खस्ता थी। उसके बाद क्या हुआ, सूखा पड़ गया हमारे देश में, जिससे खाने की कमी हो गई, त्राही त्राही मच गया, और 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु भी देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिस कारण से आप कह सकते हैं कि जो 1960 का दशक है उसको खतरनाक दशक भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आपके सामने है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अब हम लोग आ गए हैं सीधा अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, बोले तो आपातकाल वाला आपका ये चैप्टर है, और छठा चैप्टर जिसको आप कह सकते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके टर्म 2 के लिए, उनको समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब और किन के द्वारा की गई थी। तो देखिए, भारत में जो आपातकाल की घोषणा हुई थी ये 25 जून 1975 को की गई थी, राष्ट्रपति जी के द्वारा, फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। आपातकाल क्या होता है बच्चों, आपातकाल समझा देता हूं मैं आपको। आपातकाल, ठीक है, आपातकाल देखिए, जैसे आपका स्कूल है, क्या है, आपका स्कूल है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, कई बार मॉक ड्रिल होता होगा, आपने देखा होगा, जैसे भूकंप से बचने के लिए, फायर आग वाग लग गया तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि एक प्रैक्टिस करवाई जाती है आपको, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आग लग गया, आपके स्कूल में आग लग गया फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे क्या होता है, जीने पर से आराम आराम से उतरा जाता है, ठीक है, नॉर्मली बता रहा हूँ। लेकिन जैसे आग लग गया तो आराम आराम से थोड़ी ना मतलब उतरेंगे आप, ये तो एकदम पैनिक की स्थिति हो जाती है ना उस टाइम पे, आपातकालीन स्थिति हो जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, भागो, जान बचाओ अपनी, ये वो करो, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये क्या होगा, एक तो आपका सामान्य स्थिति रहता है आपके स्कूल में, और एक स्थिति हो गया जब आपके स्कूल में आग लग गई है, तब सोच लीजिए कैसी स्थिति रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इस तरह से समझ गया आप, ये आपातकालीन स्थिति हो गया। अब उसी तरह से भारत देश था हमारा, भारत देश मस्त 1974 तक मस्त चल रहा था। अब सडनली क्या हुआ, 1975 में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगा दिया, आपातकाल लगाने के पीछे कई सारे तर्क भी दिए थे। आपातकाल में क्या होता है, बेसिकली आपके सारे अधिकार छीन लिए गए, आपके अधिकार छीन लिए गए कि आप कुछ बोल नहीं सकते, ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपके ऊपर शक होगा ना, तुरंत टंटे में ले लेंगे और आपको क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे, ठीक है। इसी तरह से नागरिकों के ऊपर एक तरह से अत्याचार ही देखने को मिला था, देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। तो यही है आपातकाल बेसिकली, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हो, उसमें अच्छे से समझा। देखिए, क्वेश्चन यही था कि हमारा आपातकाल की घोषणा कब और किनके द्वारा की गई थी। तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था, और राष्ट्रपति जी ने लगाया था, फखरुद्दीन अली अहमद जी ने। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, कब डिक्लेयर किया गया था इमरजेंसी और किसके द्वारा। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए कि आपातकाल लगाए जाने के पीछे सरकार ने क्या तर्क दिया था। तो सरकार ने तर्क दिया था 1900, पहले तो अनुच्छेद 1900 कह रहा हूं, 352 के तहत जो है आपातकाल लगाया था, और बोला था कि देश में आंतरिक गड़बड़ी है भाई, और देश की अखंडता पर खतरा है, देश टूटने का खतरा है, ठीक है, इसीलिए आपातकाल लगा रहे हैं। और कई सारे आर्थिक, राजनीतिक, कई सारे कारण भी दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पर क्वेश्चन कि शाह आयोग जो है क्या था, ठीक है, शाह जांच आयोग जिसको आप कह सकते हैं। तो ये एक आयोग था जिसका गठन किया गया था जनता पार्टी के द्वारा, मतलब आपातकाल की जांच करने के लिए कि भाई क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सारी चीजें जांच करके हमें बताइए। तो देखिए, शाह आयोग के बारे में बता रखा है कि आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व
मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसका काम था आपातकाल की बेसिकली जांच वगैरह करना। ठीक है, कि क्या चीज सही हुआ था क्या चीज नहीं, और अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने बाद में जाकर के पेश की थी। तो ये था आपका शाह आयोग। उसके बाद आगे चलते हैं तो एक नंबर का एक क्वेश्चन, वैसे 2 नंबर के आएंगे आपके क्वेश्चन, लेकिन इस चीज को जान लीजिए कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है कि सन 1974 में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, 1974 में आपातकाल से पहले तो जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा किया गया था। ये लीडर थे उस टाइम पे, रेल स्ट्राइक जो हो रहा था ना उस टाइम पे, तो उसके लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 का रेल स्ट्राइक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निवारक नजरबंदी से आप क्या समझते हैं। तो निवारक नजरबंदी यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पुलिस को अगर लगेगी ना कि आप किसी अपराध में से जुड़े हुए हैं, शक होगा उसको, तुरंत उठा लेगी। यही निवारक नजरबंदी है। देखिए, मुख्यतः क्या होता है ना कि किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाता है। मतलब किसी ने मर्डर कर दिया, चोरी की, छीना झपटी की, इस तरह से काम किए, तो उसी को गिरफ्तार किया जाता है। परंतु जब क्या होता है ना, किसी व्यक्ति के स्वतंत्र रहने पर, कोई व्यक्ति आजाद घूम रहा है और उसके द्वारा अपराध किए जाने की आशंका होती है ना, तो उसे बंदी बना लिया जाता है। इसको ही हम लोग निवारक नजरबंदी कहते हैं। यानी कि लगेगा ना कि भाई आप घूम रहे हैं मस्त तरीके से, और लगेगा अरे अभी अभी एक बगल में किसी का फोन चोरी हुआ है। ठीक है, यही तो नहीं है चोर, छपरी टाइप में आप घूम रहे हैं। ठीक है, आपसे मेरा तात्पर्य आप नहीं। ठीक है, आजकल जो छपरी लोगों को देखता हूँ मैं घूमते हुए, अभी मैं क्या ही बोलूं, मैं मतलब आजकल मैं एक बात बताता हूँ। आजकल मैं घूमता हूँ ना, घर से बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ, मतलब ये टिकटॉक उकटॉक और ये इंस्टाग्राम रील वील्स का जमाना इतना आ गया है कि मतलब एक से एक छपरी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये मतलब हमारे दादाजी एक बात कहा करते थे कि भाई तुम भारत देश के हो तो भारत देश के जैसे लिखो ना भाई, एक अच्छा सा मतलब। हाँ, मानता हूँ वैश्वीकरण के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन ऐसा वेस्टर्न कल्चर से अच्छा है यार कि ना ही अपनाओ तो ठीक है। वो कान नाक छिदवाने वाला, और जो होता है ना ये एकदम अजीब अजीब से टाइप से कपड़े पहनते हैं, ये पीछे शर्ट फटा हुआ है, ऐसे कौन सा कपड़ा होता है, जीन्स फटा हुआ फैशन तो चलो हम भी पहन लेते हैं, लेकिन क्या ही बोले। तो खैर, ये हो गया निवारक नजरबंदी। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन की, किन्हीं दो परिस्थितियों का वर्णन करें जिसके कारण 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। दो परिस्थितियां पूछा है, देश के अंदर हड़ताल हो रहा था, रेल हड़ताल आप कह सकते हैं, और महंगाई बढ़ गई थी। बहुत सारे कारण लिख सकते हैं आपातकाल के। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन कि आपातकाल लगाए जाने के पीछे किन्हीं दो आर्थिक कारणों को आपको बताना है। तो देखिए, ये 4 नंबर में आ सकता है बच्चों। आर्थिक कारण अगर आपसे पूछेगा तो 4 नंबर में पूछ सकता है। तो देखिए, क्या क्या आर्थिक कारण बताए गए थे कि आपातकाल इसलिए लगाए हैं, ये आर्थिक कारण है। पहला, गरीबी हटाओ का नारा जो था ना, कुछ खास चल नहीं पाया। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो कुछ खास नहीं चल पाया। ठीक है, दूसरा है आपका बांग्लादेश आजादी के बाद, यानी बांग्लादेश का जब हमने आजादी कराया 1971 में, तो देश की अर्थव्यवस्था पर जो है सो कि बहुत ज्यादा जोर पड़ा था। यही सी बात है, एक तो हमने उनको आजाद करवाया था, हमने युद्ध लड़ा था, तो वैसे ही खर्चा हो गया था। और दूसरी नंबर पर तो वहां से जो शरणार्थी आए थे, हमारे यहाँ पे रिफ्यूजीज आए थे, उनको खिलाने में और खर्चा बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके कारण से क्या था, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत जोर पड़ा था, इसलिए आपातकाल लगा दिया। उद्योगों का जो विकास के दर था वो कम हो गया। जो इंडस्ट्रीज होता है उसका जो वो बढ़ते हैं आगे, डेवलपमेंट होता है उनका, वो जो रेट था ना वो कम हो गया था इनका। अगला है, अमेरिका द्वारा जो हर प्रकार की मदद दी जा रही थी भारत को रोक दी गई थी, क्योंकि हमने 71 में बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से युद्ध लड़के। तो अमेरिका ने बोला भाई हम कोई आपको चीज नहीं देंगे, सब कुछ रोक दो। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं बच्चों। और यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। ये रहा आपकी स्क्रीन। ठीक है, ये रहा, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन है कि आपातकाल के किन्हीं दो सबक जो है आपको लिखने। देखिए, आपातकाल के सबक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। कई बार ये पेपर में आपसे पूछा गया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आपातकाल के सबक की अगर हम बात करें तो आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। देखिए, सबक का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है, क्या लेसन मिला आपको जब आपातकाल लगा, तो कुछ सबक सीखा हमने, कोई लेसन सीखा। क्या लेसन सीखा कि आपातकाल जब लगा ना, तो उसके बारे में पता चला कि भारत का जो लोकतंत्र है, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, क्या उसकी वीकनेस है और क्या उसका जो पावर है, यानी क्या कमजोरी है क्या ताकत है उसकी।
ठीक है, तो ये सारी चीजें उजागर हो गई, ये देखने को मिला। लेकिन जल्द ही कामकाज जो था लोकतंत्र की राह पर लौट आया और इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ही कठिन है। ये वाली लाइन जरूर लिखिएगा आपातकाल के सबक में कि लेकिन देखा गया कि जल्दी ही जो कामकाज था, जो देश के काम करने का तरीका था, वो लोकतांत्रिक हो गया। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। ये आपातकाल ने दिखा दिया, क्योंकि आपातकाल जो लगा था बच्चों आपका, ये 18 महीने तक लगभग लगा था आपका, 2 साल के आसपास आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तब भी भारत से जो ये लोकतंत्र है इसको विदा नहीं कर पाए ये लोग। उसके बाद आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिकों जो नागरिक अधिकार है उसकी रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए। यानी कि जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ तो अदालत को समझ में आ गया कि भाई आदमी का अधिकार पे जल्दी से जल्दी ठीक करो उसको और इनकी रक्षा करो। ठीक है, और कई संगठन भी इसके लिए अस्तित्व में आए और जो लोगों का अधिकार है उसको बचाया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें है कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या होता है, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना, ये हमारा संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य होता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से आता है और इस तरह से आंसर आपको देना है बच्चों। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट जो आपका चैप्टर है सेकंड बुक से जो टर्म 2 में आ रहा है, चैप्टर नंबर 9 हो गया अब आपका, जिसका नाम है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास। मतलब भारतीय राजनीति में क्या क्या नए बदलाव आए हैं उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले तो एक मोटा मोटा एग्जांपल समझ लीजिए कि इस चैप्टर के अंदर एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, वो समझिए क्या चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो अध्याय के बारे में महत्वपूर्ण बातें, इस अध्याय में हम 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव को देखेंगे। ठीक है, यही चीज आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल लुक at the political, economic and social changes that took place in Indian politics after 1989। तो इस तरह से हम भारत की राजनीति में जो 1989 बोले तो लगभग 1990 के आसपास से जो चीजें होने लग गई हमारे देश में उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि एनडीए और यूपीए का पूर्ण रूप आपको लिखना है। तो एनडीए बोले तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए बोले तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको आप संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बोलते हैं, और एनडीए को बोलते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि भारत जो था उसने नई आर्थिक नीति भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, अपना उत्तर जो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कितने बच्चों को पता है, मैंने कई बार आपको बता रखा है वीडियोस में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1990 के बाद भारतीय राजनीति में आए किन्हीं 2 महत्वपूर्ण बदलाव का वर्णन करना है। तो देखिए 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा को बदल करके रख दिया। जैसे कि अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो हमने एलपीजी को अपनाया। ठीक है, नई आर्थिक नीति जो होती है ना उसको अपनाया। ठीक है, और एलपीजी नई आर्थिक नीति के तहत एलपीजी को अपनाया। एलपीजी बोले तो एल से आपका लिबरलाइजेशन हो जाएगा, और पी से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, और जी से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इन चीजों को अपनाया हमने जो आपका नई आर्थिक नीति था उसके तहत। उसके बाद गठबंधन के राजनीति का उदय देखने को मिला हमें। ठीक है, गठबंधन चीजें शुरू हो गई यहाँ पर। ठीक है, 2014 तक चला था गठबंधन की राजनीति, और गठबंधन से ही अगला क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये 1990 वाला क्वेश्चन इस तरह से इंग्लिश में पूछेगा, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार क्या होता है। गठबंधन सरकार के बारे में समझिए, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है। तो देखिए जब चुनाव होता है तो उसमें कई सारी पार्टियां होती है, तो जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है ना, बहुमत नहीं मिल पाता है तो क्या करती हैं पार्टियां, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला भाई, सबको पता चल गया कि एक पार्टी से तो सरकार बननी नहीं है, तो क्या करते हैं ना, 2 से अधिक पार्टियां मिल जाती है और सरकार बनाती है। यही हमारा गठबंधन की सरकार कहलाता है बच्चों। अब लिखा हुआ भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है गठबंधन की सरकार से क्या अभिप्राय है। तो एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर सरकार बनाना गठबंधन की सरकार कहलाती है। तो वही चीजें मैंने आपको बता दिया, ये चीज समझा दिया। यही चीज अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मंडल मुद्दा क्या था। ये मैंने कई बार आपको बता रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। कमेंट सेक्शन में अटेंड कीजिए इसका आंसर, आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख करके मुझे बताना है, ताकि मैं देख सकूं कि आपकी तैयारी कितनी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा शाहबानो केस क्या था, वो आपको बताना है। तो शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी, मैं आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, क्या थी, एक मुस्लिम महिला थी,
और उसके पति थे तो काफी वृद्ध हो गई थी, पति ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक जो है सो कि बोल दिया तो हो गया उनका तलाक। मुस्लिमों में यही होता है, ठीक है। लेकिन उनकी पत्नी बोली चलिए ठीक है तलाक आप ले लिए हमसे, लेकिन हमको गुजारा भत्ता तो दीजिए भाई, मैं तो बूढ़ा आ गई हूँ, मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगी। तो उसके पति ने बोला कि मैं नहीं दूंगा। तो वो कहाँ चली गई, वो अदालत में चली गई, ठीक है। और न्यायालय ने, अदालत ने उनका हक में फैसला दिया। किनके हक में, शाहबानो जी के हक में, ठीक है। बाद में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी यानी सरकार थी, एक अधिनियम ला करके ना ये फैसला निरस्त कर दिया कि नहीं तलाक वाला मुद्दा सही है। तो आगे चल के इसके ऊपर काफी राजनीति भी हुई थी। तो देखिए शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसने अपने पति से तलाक होने पर गुजारा भत्ता हासिल करने हेतु अदालत में अर्जी डाली थी तथा सर्वोच्च न्यायालय ने उनके हक में फैसला दिया था। सरकार ने एक अधिनियम द्वारा इस फैसले को निरस्त कर दिया। तो मैंने यही चीज आपको बता दिया, इसी तरह से आपको लिखना है। 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है 2 नंबर में कि मंडल आयोग की मुख्य 2 सिफारिशें कौन सी थी। तो मंडल आयोग क्या मांग रहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले, उनको सरकारी नौकरियों में 27% सीटों का आरक्षण दो, रिजर्वेशन दो, और भूमि सुधार जो है ना उनको पूरी तरह से लागू करो। ये 2 मुख्य उनकी सिफारिशें थी। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा बच्चों, और इस तरह से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा यहीं पर ये जो वीडियो था ये समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। इसी तरह की नॉलेज से भरी हुई वीडियोस को पाने के लिए आपको इस तरह का एक बेल का आइकन जो है सो भी देखने को मिलेगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, इसको प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल पे जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और जो कमेंट करने के लिए बोला हूं तो करिए दीजिए। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, देखता हूं आपकी तैयारी कितनी है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।